हेलो एवरीवन, और आज हम आप लेके आए हैं आपके लिए वीडियो प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 9। तो इस लेक्चर को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इससे पुराने वाले जो वीडियो लेक्चर्स है उनको आप जरूर देखें, तो ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत सही से समझ में भी आएगा और इसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। तो इसके लिए प्लीज मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स को बहुत ढंग से समझें, तो ये वाले वीडियो लेक्चर में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो प्रत्यावर्ती धारा के लेक्चर नंबर 9 में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पिछली बार हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, तो अनुनादी आवृत्ति के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अनुनादी आवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट L/C होता है। यह हमारी अनुनादी आवृत्ति होती है। ठीक है, अब इस अनुनादी आवृत्ति के ऊपर बेसिकली एक सर्किट का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। उस ग्राफ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और उस ग्राफ से ही हम बात करने वाले हैं बैंड चौड़ाई के बारे में, अपना रेडियो कैसे काम करता है और रेडियो के साथ साथ टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है और जो सेट ऑफ बॉक्स के साथ में जो किस तरीके से आवृत्ति चेंज होती है और इस हिसाब से हमारे चैनल भी चेंज होते हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है वो है आवृत्ति, जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं, तथा जेड प्रतिबाधा के मध्य ग्राफ की बात करते हैं। यह ग्राफ बेसिकली क्यों बन रहा है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो हमें जो पुराना वाला जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूले से अपने को ये सारी बातें समझ में आती है। देखिए, जेड के बारे में जो प्रतिबाधा होती है एलसीआर सर्किट की, उस एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू होती है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नया लग रहा है तो प्लीज पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप ढंग से देखें, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जेड की वैल्यू ऐसे क्यों मिलती है अपने को। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अब इसके अंदर जो दो घटक होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं प्रेरकत्व और एक को बोलते हैं संधारित्र, ये दोनों घटक आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा की अगर आवृत्ति चेंज करोगे तो आवृत्ति चेंज होने से एक्सएल और एक्सी दोनों के मान चेंज होते हैं। तो अगर मैं एक्सएल की बात करूं तो एक्सएल आवृत्ति पे कैसे डिपेंड करता है, तो ओमेगा एल। ये फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्सएल इज व्हाट, ओमेगा मल्टीप्लाई विद एल, और एक्सी जो होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। अब जरा लॉजिकली सोचिए कि अगर मैं आवृत्ति बढ़ाऊं, मतलब ओमेगा बढ़ाया जाए, तो ओमेगा बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ेगा और ओमेगा के बढ़ने के साथ एक्सी कम होगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू अगर ओमेगा के साथ में ली जाए तो ओमेगा बढ़ने के साथ एक्सएल की वैल्यू तो इंक्रीज होनी शुरू होगी और एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी। तो जब इन दोनों के ओमेगा की वैल्यू को चेंज करेंगे तो एक ग्राफ प्लॉट होगा किसके, जेड और ओमेगा के बीच में। तो अगर उस ओमेगा की वैल्यू की बात की जाए कि ओमेगा के साथ में जेड कैसे चेंज होता है, तो इधर की ओर ले लिया ओमेगा जो कि कोणीय आवृत्ति है और इधर की ओर ले लिया हमने जेड। इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ओमेगा को हम बढ़ा रहे, ओमेगा बढ़ेगा तो जरा इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मान लेते हैं अपन कोई एक डेटा मान के चलते, क्योंकि ग्राफ प्लॉट होगा तो डेटा तो मानना पड़ेगा। तो इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डेटा को लिया जा रहा है, बाकी रियलिटी में आवृत्ति कुछ भी अलग अलग आ सकती है। तो देखिए, एक्सएल की वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू होगी। कहां से बढ़ेगी, जब आपका ओमेगा जीरो है, ओमेगा की वैल्यू जब जीरो है तो उस केस के अंदर एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन जब ओमेगा जीरो है तो उस समय एक्सी की वैल्यू अनंत होगी, क्योंकि 1/0 अनंत आंसर देगा।
तो अब यहां से समझ में आ रहा है कि ये अनंत और ये 0 होगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो अनंत से घटनी शुरू होगी, ओमेगा बढ़ेगा। ये ओमेगा जब बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, कहां से घटेगी, अनंत से घटेगी। और ये वैल्यू कहां से बढ़नी शुरू करेगी, 0 से बढ़नी शुरू करेगी। तो जब ये वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एक डेटा मान के चलते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी एक अगर डेटा ले लिया जाए कि ये जो ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा की एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू मान लीजिए थी हमारे पास 1, और ये वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जब कम होगी तो एक्सी का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो मान लीजिए ये वैल्यू 5 थी, एक डेटा मान के चल रहे हैं जस्ट। तो जरा ध्यान से देखिए 1 - 5 होगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 4, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद आपने ओमेगा और बढ़ाया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति और बढ़ाई, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ाई तो ये इसकी वैल्यू तो बढ़ गई, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है ओमेगा बढ़ने के साथ साथ में। तो इसकी वैल्यू मान लीजिए होगी 2, तो इसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली कितनी होगी, 2 होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू कम होनी शुरू होगी, क्योंकि बीच में तो माइनस लग रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होके मान लीजिए कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए होगी कम होके 4 होगी। 5 से घट के कितना हो गया, 4 हो गया। तो जब 4 होगा तो 2 में से 4 गया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर वापस से करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करते ही ये 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, मतलब पहले 16 आ रहा था, अब क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर उसके बाद में आपने ओमेगा और बढ़ाया, ओमेगा बढ़ाया तो इसकी वैल्यू बढ़ के 3 हो गई, और इसकी वैल्यू कम हो गई, कितनी हो गई, 4 से हो गई 3। तो 3 - 3 ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आर के बराबर। जेड किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर, क्यों ओमेगा बढ़ाएंगे तो 2 से ये हो जाएगा 3 ओम। एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा बढ़ाने से एक्सएल की वैल्यू 3 ओम होगी, और इसकी वैल्यू ओमेगा बढ़ाने से एक्सी घटेगा तो 4 से घट के कितना हो गया, मान लीजिए 3 हो गया। तो 3 - 3 0 हो जाएगा, जेड की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। तो इस केस के अंदर ये अनुनादी आवृत्ति पे पहुंच गया, क्योंकि हमें पता है एक्सएल और एक्सी जब बराबर होते हैं तो अनुनादी अवस्था आती है। फिर हमने ओमेगा और बढ़ाया, जब ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये 3 से हो गया 4, और ये जो है वो 3 से घट के हो गया 2। तो 4 - 2, 2 वापस से स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वापस से स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 - 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी शुरू होगी। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाएंगे, और एक्सएल और एक्सी जब आपस में बराबर हो गए तो उस केस के अंदर जेड की वैल्यू मिनिमम आएगी, न्यूनतम आएगी, और न्यूनतम कितनी हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। फिर जैसे ही हमने ओमेगा को और बढ़ाना शुरू किया तो फिर यह बढ़ना शुरू हो जाएगा, यह घटना शुरू हो जाएगा, तो वापस से ग्राफ जो है वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस ग्राफ को अगर अपन रियलिटी में प्लॉट करें तो जब प्रैक्टिकली इसको प्लॉट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से अपने को यह ग्राफ मिलता है। यह ग्राफ अगर देखा जाए तो ओमेगा बढ़ रहा है तो जेड कम होगा, यह ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। यह वाला पॉइंट जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट के ऊपर इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस केस के ऊपर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है ना। ये ओमेगा आर हमारे पास, ओमेगा आर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक्सएल की वैल्यू 0 से बढ़नी शुरू होगी और एक्सी की वैल्यू अनंत से घटनी शुरू होगी। जब ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जहां पे एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और एक्सएल और एक्सी जब आपस में बराबर होंगे तो उसी को बोलते हैं अनुनादी अवस्था, और उस आवृत्ति को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। तो उस केस में जेड की वैल्यू न्यूनतम हो जाएगी, और जेड की वैल्यू न्यूनतम किसके बराबर आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी, और ओमेगा आर के ऊपर जेड की वैल्यू आर के बराबर। और फिर ओमेगा से आर से मतलब इस अनुनादी आवृत्ति से आगे बढ़ेंगे तो फिर वापस से ग्राफ उसी ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अपने को जेड और आर के बीच में ग्राफ मिलता है। अगर इस ग्राफ के ऊपर और चर्चा की जाए तो अपने को यहां पे दिखाई देगा कि यह जो ग्राफ है इसके अनुनाद से पहले ग्राफ का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, धारितीय होता है।
जिसके अंदर की XC ज्यादा होता है XL से, और अनुनाद के बाद वाले की बात की जाए तो यह क्या होगा, प्रेरणीय प्रभाव होगा, जिसके अंदर की XL बड़ा होगा XC से। और अनुनाद के ऊपर बेसिकली क्या होता है, अनुनाद के ऊपर शुद्ध प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। यह सारी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनुनाद से पहले धारितीय प्रभुत्व, अनुनाद के बाद में प्रेरणीय प्रभुत्व, और अनुनाद के ऊपर ही बेसिकली क्या होता है, प्रतिरोध का प्रभुत्व होता है। तो जब अपने को जेड और ओमेगा के बीच में एक अगर ग्राफ मिल रहा है, तो ठीक इसी तरीके से एक धारा का भी ग्राफ मिलना चाहिए, और उस धारा के ग्राफ को ही हम बोलते हैं अनुनादी वक्र। तो वो अनुनादी वक्र कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। अनुनादी वक्र की अगर बात की जाए, किसे बोला गया अनुनादी वक्र, तो अनुनादी वक्र जो है वो बेसिकली धारा, जिसको हम IRMS कह रहे हैं, वह ओमेगा के मध्य ग्राफ, मध्य वक्र, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अनुनादी वक्र कह रहे हैं। तो वो ग्राफ कैसे आएगा, तो हमने जेड वाला जो ग्राफ पढ़ा है, ये जेड वाला ग्राफ बेसिकली किस तरीके से आया था, तो अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि ओमेगा इधर जेड इधर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। ये ओमेगा आर, ये जेड की वैल्यू मिनिमम होती है, और जेड की वैल्यू मिनिमम होकर कितनी हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। ये पढ़ चुके, ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि I जो होता है IRMS, वो बेसिकली क्या होगा, VRMS बाई जेड। तो मान लीजिए जेड कहीं पे बढ़ेगा, जेड की वैल्यू मान लीजिए कहीं पे बढ़ रही है, तो धारा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जेड फिर कम होना शुरू होगा तो धारा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस ग्राफ का जस्ट उल्टा आएगा। जरा ध्यान से देखिए, ओमेगा बढ़ने के साथ साथ जेड कम हो रहा है, प्रतिबाधा कम हो रही है, और फिर अनुनादी आवृत्ति के बाद में प्रतिबाधा वापस से बढ़नी शुरू होगी। तो अब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर धारा का ग्राफ बनाओगे तो धारा का ग्राफ किस तरीके से आएगा, इधर मान लीजिए हमने ओमेगा ले लिया और इधर की ओर ले ली IRMS, धारा को ले लिया। तो जरा ध्यान से देखिए, ओमेगा तो इस वाले केस में भी बढ़ेगा और इस वाले केस में भी बढ़ेगा। अब जब ओमेगा की वैल्यू इधर की ओर बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू तो कम हो रही है। अब यहां पे फॉर्मूला क्या कह रहा है, जेड कम होगा तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। तो कहां तक बढ़ेगी, ये अनुनाद तक। तो अगर अनुनाद की आवृत्ति में ले लो ओमेगा आर, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, कम हो रही है। जेड कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यहां पे धारा आपको अधिकतम मिलेगी, IRMS जो होगा वो मैक्सिमम आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। और जेड की वैल्यू, ये बात समझ में तो आ रही है कि यहां पे ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, जेड घट रहा है, जेड घटेगा तो धारा की वैल्यू बढ़ रही है, फिर जेड की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई तो धारा की वैल्यू क्या हो गई, घटनी शुरू होगी। तो ये ग्राफ जो है वो IRMS और ओमेगा के बीच में, और इसी को बोलते हैं हम अनुनादी वक्र, धारा और ओमेगा के बीच में। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के अंदर सुविधा होती है कि आप आवृत्ति को कम ज्यादा कर सकते हो, और आवृत्ति बदलेगी तो धारा बदलेगी। धारा क्यों बदलेगी, क्योंकि जेड बदलेगा, क्योंकि जेड जो है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस वाले ग्राफ के अंदर भी अगर धारितीय प्रभुत्व और प्रेरणीय प्रभुत्व की बात की जाए, तो जरा ध्यान से देखिए, यह है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति के पहले सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अनुनादी आवृत्ति से पहले जो है वो XC बड़ा होता है XL से। मतलब इस वाले केस के अंदर जो प्रभुत्व रहेगा वो रहेगा धारितीय प्रभुत्व। कैसा प्रभुत्व रहेगा, धारितीय प्रभुत्व। और अनुनाद के बाद की बात की जाए तो XL बड़ा होगा XC से, और इस केस के अंदर जो है वो प्रेरणीय प्रभुत्व होगा। तो जेड का जो ग्राफ अपने को मिल रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट ग्राफ अपने को धारा और ओमेगा के बीच में मिलता है, ठीक है। और जेड का ग्राफ ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि पहले जो है वो ओमेगा बढ़ने के साथ साथ जेड की वैल्यू कम होगी। एक विशेष स्थिति पे अनुनाद आ जाएगा जहां पे जेड की वैल्यू घट के सबसे न्यूनतम स्तर पे, न्यूनतम मान पे, जिसको प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध के मान पे पहुंचेगी। और फिर जैसे ही वापस से ओमेगा बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाएंगे, तो फिर वापस से जेड की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। तो ये
चीज जो है वो अनुनादी वक्र, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है कि धारा तथा आवृत्ति के मध्य बनने वाले अनुनादी वक्र का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए, ग्राफीय निरूपण बताइए। तो ग्राफीय निरूपण बड़ा आसान सा है कि IRMS और ओमेगा के बीच में और अधिकतम मान इस वाले मान के ऊपर, जब अनुनादी आवृत्ति आपकी होगी तो उस समय I की वैल्यू कितनी होगी, अधिकतम होगी। क्लियर है बात? तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे का जो टॉपिक आता है इसी धारा के ऊपर, क्योंकि ये ग्राफ जो है, अब ये आगे की सारी बातें इस ग्राफ के ऊपर होने वाली है, इसलिए आपको एक ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हुआ होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब अपने पास में जो टॉपिक आता है वो आता है बैंड चौड़ाई का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंड चौड़ाई क्या होती है। ये बैंड चौड़ाई जिसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। तो बैंड चौड़ाई, ये बैंड चौड़ाई बेसिकली क्या बोल रही है? तो बैंड चौड़ाई का मतलब होता है कि आपका जो उपकरण होता है, कोई सा भी उपकरण की बात करूं, मैं अगर रेडियो की बात करूं या टेलीविजन की बात करूं, तो उसके अंदर का हर एक चैनल कुछ आवृत्ति लिए हुए होता है। जैसे अगर FM स्टेशन की बात की जाए, FM रेडियो वगैरह की बात की जाए, तो उस केस के अंदर हर एक स्टेशन की, जो भी आप स्टेशन सुन रहे हो, चाहे वो रेडियो मिर्ची सुन रहे हो या फिर कोई और कोई सुन रहे हो, तो उस वाले केस के अंदर हर एक की आवृत्ति फिक्स होती है। हर एक की आवृत्ति क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे किसी स्टेशन की आवृत्ति जो है वो 93.5 मेगाहर्ट्ज की है, ये स्टेशन ए नाम का है। फिर हो सकता है कि किसी एक को 98.2 मेगाहर्ट्ज दे दिया, ये स्टेशन बी है। इसी तरीके से कोई एक है 102.2 मेगाहर्ट्ज का है। तो ये जो स्टेशन है, इन स्टेशन की एक फिक्स आवृत्ति है, इस आवृत्ति के ऊपर वो स्टेशन काम करता है। तो पुराने वाले अगर रेडियो वगैरह आपने देख रखे हो तो उनके अंदर होता था एक ट्यूनर, ठीक है ना, एक घुंडी टाइप में होती थी, उसको घुमाते रहते थे तो आवृत्ति चेंज होती रहती थी और आपको अलग अलग स्टेशन सुनाई देते थे। तो ऐसा क्यों होता है? वो बैंड चौड़ाई के कारण होता है। सबसे पहले तो ये बैंड चौड़ाई होती क्या है? बैंड चौड़ाई आवृत्ति का वो समूह है जिसके अंदर की आपका पूरा जो ये सिस्टम होता है, रेडियो का सिस्टम कह दो या टेलीविजन के केस में देखें तो टेलीविजन की अलग से आवृत्ति, उनका एक ग्रुप होता है जिसके बीच में वो आपका उपकरण काम करता है। तो अगर इसी बात को अगर लिखा जाए तो बैंड चौड़ाई बेसिकली डेफिनेशन अगर समझाई जाए तो लिखा जा सकता है कि आवृत्ति का या आवृत्तियों का वह परास, परास मतलब रेंज की बात हो रही है, उस ग्रुप की बात हो रही है, आवृत्तियों का वह परास जिसमें उपकरण काम करता है। ठीक है ना, काम करने का यहां पे मतलब है कि उसके बीच में सारी की सारी आवृत्ति आपको सुनाई देगी। कि रेडियो स्टेशन है, अगर आपने अपने मोबाइल में नोट किया हो तो जो FM होता है, उस FM को अब ध्यान से देखा जाए तो 98 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बीच में आपका वो स्टेशन काम करता है। कोई सा भी स्टेशन अगर देखा जाए तो 98 की जगह पे 88 होता है, 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। इसके बीच में आपका जो रेडियो का जो FM का स्टेशन है वो काम करता है। जितने भी आप चैनल सुनते हो वो सारे चैनल इन्हीं के बीच में आते हैं, चाहे कोई सा भी चैनल उठा के देख लो। तो कहने का मतलब है कि ये आवृत्ति का एक ग्रुप है। इस आवृत्ति के ग्रुप के अंदर आपका वो चैनल काम करता है। इन्हीं में से कोई एक आवृत्ति अलॉट की जाएगी उसको, और उसी आवृत्ति के ऊपर आपका जो FM है, आपका मोबाइल है, आपका जो रेडियो है वो काम कर रहा है। अब वो काम करता किस बेस पे है? तो वो काम करता है अनुनाद के बेस पर। अनुनाद होता है, अनुनाद का बेसिक मतलब किससे होता है? तो अनुनाद का मतलब होता है दो आवृत्तियों का मैच हो जाना। कोई दो अलग अलग आवृत्तियां है, एक की आवृत्ति X है, दूसरे की आवृत्ति Y है। अगर वो X और Y आपस में मैच हो गई तो उस केस को बोलते हैं कि अनुनाद हो गया। देखिए रेडियो में बेसिकली होता क्या है कि रेडियो जो होता है उसके अंदर एक स्रोत होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, इसके साथ में एक कैपेसिटर होता है, एक प्रेरकत्व की कुंडली होती है।
ठीक है ना। और इसके साथ ही यहां पे आपका जुड़ा हुआ होता है एंटीना, इसकी अर्थिंग की हुई होती है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक रेडियो का सिस्टम होता है। इसके अंदर जो संधारित्र होता है वो वेरिएबल होता है, परिवर्ती होता है। ठीक है ना, इस एरो का मतलब होता है कि ये चेंज कर सकते हो आप। ट्यूनर लगा हुआ है, जो गुंडी होती है उसको घुमा करके इसकी आवृत्ति को, इसकी सी को चेंज किया जा सकता है। अब ये जो एंटीना लगा हुआ होता है रेडियो में, इस एंटीना के पास में सारी आवृत्तियां आ रही है। सारी आवृत्तियों का क्या मतलब हो गया, जो उस रेडियो के अंदर 88 से 108 के बीच में जितनी भी आवृत्तियां है वो सारी आवृत्तियां ये कैच कर सकता है। मान लीजिए इसके पास में जो आवृत्ति आ रही है वो एक आ रही है 98.2 मेगाहर्ट्ज की, दूसरी आवृत्ति मान लीजिए आ रही है 94.3 की, तीसरी आवृत्ति इसके पास आ रही है 102.8 की, चौथी आवृत्ति और मान लीजिए कोई भी एक नाम ले लीजिए 93.4 मेगाहर्ट्ज की। ये सारी आवृत्तियां एक कैच कर रहा है, लेकिन आपको कौन सी आवृत्ति सुनाई देगी? क्या ये सारी आवृत्तियां एक साथ सुनाई देती है? नहीं, आपको एक पर्टिकुलर एफएम का स्टेशन सुनाई देता है। वो क्यों सुनाई देता है? उसका कारण अनुनाद होता है। तो देखिए रियलिटी में होता क्या है कि ये सारी आवृत्तियां, एंटीना तो कैपेबल है इन सारी आवृत्तियों को कैच करने में, लेकिन आपको कौन सी आवृत्ति सुनाई देगी ये डिपेंड करेगा कि आपने ट्यूनिंग किसकी की है। ये जो एल होता है, ये जो सी होता है, इस सी को आप कैसे परिवर्तित कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो अनुनादी आवृत्ति होती है F बराबर 1/2 पाई रूट L बाई सी, यह फॉर्मूला होता है। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप कैपेसिटर की धारिता को चेंज करोगे, वेरिएबल कैपेसिटर लगा रखा है, परिवर्ती कैपेसिटर है, तो जब धारिता चेंज होगी तो आवृत्ति चेंज होगी। और जब इस सर्किट की आवृत्ति, ये जो सर्किट लगा हुआ है जो आपके रेडियो का सर्किट होता है, इस सर्किट की आवृत्ति इस एंटीना की आवृत्ति के साथ मैच हो जाएगी। एंटीना तो सारी आवृत्तियां कैच कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपने जो ये ट्यूनर है, ये ट्यूनर किस तरीके से सेट कर रखा है। अगर मान लीजिए आपने घुंडी को इसकी घुमाया, ट्यूनर को घुमाया और घुमाते घुमाते आप पहुंच गए 98.2 मेगाहर्ट्ज पर, किस पर पहुंच गए? इसकी पूरे की सर्किट की आवृत्ति कितनी होगी? 98.2 मेगाहर्ट्ज होगी। और जब इस सर्किट की आवृत्ति 98.2 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी तो ये एंटीना से कौन सी आवृत्ति आ रही है 98.2 वाले को कैच करेगा, क्योंकि उस केस के अंदर अनुनाद हो जाएगा। और अनुनाद होते ही Z की वैल्यू मिनिमम होगी, Z की वैल्यू R के बराबर आ जाएगी। और जब Z R के बराबर आया तो धारा का मान मैक्सिमम हो गया, धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा I क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती Z होती है। Z घटेगा तो धारा बढ़ेगी, तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो अधिकतम आ जाएगी। किसके लिए अधिकतम होगी? 98.2 के लिए अधिकतम हो जाएगी, और आपको वो स्टेशन सुनाई देता है। मान लीजिए किसी कारण से आपने इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करते हुए 94.3 पे ले आए, तो अब इसके लिए आवृत्ति, इसके लिए धारा कम हो जाएगी, लेकिन 94.3 वाला जो स्टेशन है इसके लिए इस सर्किट में धारा का मान बढ़ जाएगा और आपको वो ट्यून सुनाई देगी, वो ट्यूनर आपको सुनाई देगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये बेसिकली जो है वो बैंड चौड़ाई के अंदर पढ़ा जाता है। बैंड चौड़ाई का बेसिक मतलब यही है कि आपका जो रेडियो है वो रेडियो आपका किस रेंज में काम कर रहा है। ये केवल रेडियो के लिए ही नहीं, आपके जितने भी चैनल होते हैं, टेलीविजन चैनल की मैं बात करूं तो सारे टेलीविजन के चैनल भी इसी बेस के ऊपर काम करते हैं। आप रियलिटी के अंदर रिमोट कंट्रोल प्रेस करके क्या कर रहे हो? आप सिर्फ आवृत्ति चेंज कर रहे हो। जो आपकी डिश लगी हुई है उसके पास तो सारी आवृत्तियां पहुंच रही है, उसके पास आज तक, जी न्यूज, सारे जितने भी आपके चैनल है वो सारे चैनल को वो कैच कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसके जो सेट ऑफ बॉक्स में जो आवृत्ति सेट कर दी, वो आवृत्ति जब एंटीना की आवृत्ति के साथ में मैच हो जाएगी तो आपको वो चैनल ही दिखाई देगा, वो चैनल ही आपको ऑडियो और वीडियो में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि आवृत्ति का पूरा खेल होता है। अगर दो की आवृत्ति मैच हो गई, आपका जो अंदर का सर्किट लगा हुआ है, सेट ऑफ बॉक्स का सर्किट, और जो एंटीना के ऊपर जो आवृत्ति आ रही है, अगर दोनों आवृत्तियां मैच हो गई तो आपको टेलीविजन में वही चैनल दिखाई देगा जिसकी आवृत्ति मैच हुई है। क्लियर है बात? तो ये बेसिकली आवृत्तियों का ग्रुप होता है, और उन आवृत्तियों के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो भाई बैंड चौड़ाई निकालते कैसे है कि किस किस रूप में बैंड चौड़ाई की बेसिक फॉर्मूला कैसे आएगा? अगर आपको R, L और C तीनों परिपथ दे दिए जाए तो उसके अंदर जो है वो LCR परिपथ के अंदर
रियलिटी में यहां पे एक प्रतिरोध भी लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जहां से हो गया आउटपुट मिलता है वो प्रतिरोध ही होता है बेसिकली, क्योंकि टेलीविजन की बात कर ले या रेडियो की बात कर ले, खुद का अपना एक प्रतिरोध होता है। तो उस प्रतिरोध RLC की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि वो रेजोनेंस हो जाए, वो अनुनाद हो जाए और बैंड चौड़ाई जो है वो अपन पता कर पाए, तो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल रहे, ठीक है ना। तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आज हम देखते हैं। तो बैंड चौड़ाई को निकालने का सूत्र प्राप्त करते हैं। तो बैंड चौड़ाई का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इधर ध्यान दीजिए, जो हमने पहले ग्राफ पढ़ा है धारा का अनुनादी वक्र, वो धारा का अनुनादी वक्र बेसिकली कैसे है, ये हमारे पास ओमेगा हो गया और इधर की ओर ले लिया IRMS, ठीक। इस IRMS और ओमेगा, इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से आता है, ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, अभी अभी चर्चा की है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां पे अनुनाद आएगा और धारा का मान भी अधिकतम मिलेगा, और ये जो धारा का मान होगा जिसको बोलेंगे IRMS मैक्सिमम, और ये IRMS का ग्राफ है। क्लियर बात, ऐसा ग्राफ अपने को प्राप्त होता है धारा और ओमेगा के बीच में। अब इसके बीच में ही आपकी सारी आवृत्तियां शामिल है, ठीक है ना, ये आवृत्ति आपकी अनुनाद वाली आवृत्ति है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इसकी बैंड चौड़ाई की, ये जो आपका जो चैनल है वो कितनी आवृत्ति के बीच में सुनाई देगा आपको। कोई भी स्टेशन होता है जैसे 98.2 है, तो 98.2 उसकी अनुनादी आवृत्ति है, लेकिन इससे कुछ नीचे और कुछ ऊपर आवृत्ति के केस में 98.1 मान लीजिए, और यहां पे मान लीजिए 98.4, इसके बीच तक वो स्टेशन काम कर रहा है। हालांकि उसकी क्षीणता ज्यादा होगी, सबसे बढ़िया वो कहां पे सुनाई देगा आपको, 98.2 पे। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा आगे पीछे करोगे तो यहां पे भी आपको सुनाई जरूर देगा, लेकिन उसमें हल्का हल्का सा डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है, क्षीणता होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर नॉइज आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपका स्टेशन यहां तक काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अनुनाद से पहले एक आवृत्ति फाइंड करते हैं जिसको ω1 कहते हैं, और अनुनाद के बाद में भी एक आवृत्ति फाइंड करते हैं जिसको ω2 कहते हैं, और इन दोनों का जो ग्रुप होता है, इन दोनों की जो चौड़ाई होती है उसी को बोलते हैं बैंड चौड़ाई ω2 माइनस ω1, कि इन दोनों स्टेशन के बीच में आपका जो उपकरण है, आपका जो चैनल है वो काम कर रहा है। तो हम यहां पे भी वही काम करते हैं कि अनुनाद से पीछे एक आवृत्ति फाइंड की जाती है और अनुनाद से आगे एक आवृत्ति, जहां तक ये स्टेशन बेसिक काम करता है। तो अनुनाद से पहले की बात की जाए तो यहां पर मान लीजिए ये आवृत्ति आ रही है ω1, जिसको मैंने A पॉइंट नाम दे दिया, और अनुनाद के बाद का जो पॉइंट है ये है ω2, ये उच्च आवृत्ति, ये निम्न आवृत्ति, इन दोनों के बीच में आपका वो स्टेशन आपको सुनाई दे रहा है। सबसे बढ़िया कहां सुनाई दे रहा है, ω पे, लेकिन हल्की हल्की सी रव या फिर नॉइज जो आएगी वो ω1 और ω2 पे हल्की हल्की सी सुनाई देगी, लेकिन बेसिकली आपका इस दोनों के बीच में काम कर रहा है। ये पॉइंट कहलाता है बी, और ये जो ए और बी पॉइंट होते हैं उनको एक नया नाम दिया जा सकता है, इनको बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। क्यों बोला जाता है अर्ध शक्ति बिंदु, क्योंकि ऐसा इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो अधिकतम शक्ति होती है, अधिकतम शक्ति कहां पे मिलेगी, रेजोनेंस पे, क्योंकि धारा अधिकतम है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P = I²R। धारा जहां पे अधिकतम होगी वहां पे शक्ति भी अधिकतम मिलेगी। तो सबसे ज्यादा शक्ति तो कहां पे मिलेगी, ω पे, लेकिन जो ए और बी बिंदु होते हैं यहां पे शक्ति जो मिलती है वो अपने अधिकतम मान की आधी मिलती है। जो ए और बी पॉइंट है यहां पे शक्ति कितनी मिलती है, अपने मैक्सिमम मान की आधी शक्ति अपने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। तो यहां पर इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहां पे जब धारा को कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे जो धारा अपने को मिलती है वो अधिकतम धारा जो RMS मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम का कितना मिलता है, 1/√2। शक्ति अगर बोली जाए तो शक्ति तो मिल रही है ए और बी पॉइंट के लिए आधी। अगर मैं कहूं ए व बी पॉइंट, तो शक्ति कितनी मिल रही है, यहां पे शक्ति तो मिलती है मैक्सिमम की आधी, और जो धारा प्राप्त होती है वो धारा कितनी होती है,
IRMS जो मैक्सिमम होता है उसका 1/√2 गुना, ये ध्यान रखिएगा। तो अर्ध शक्ति बिंदु वो बिंदु होते हैं जहां पे शक्ति का मान तो आधा हो जाता है अधिकतम शक्ति का। अधिकतम शक्ति कहां मिलेगी? अनुनाद पर, ठीक है ना। और अनुनाद से पहले और अनुनाद के बाद में दो ऐसे बिंदु जरूर होंगे जहां पे शक्ति का मान जो है वो अपने अधिकतम शक्ति का आधा प्राप्त होता है और वहां तक आपका वो चैनल काम करता है, उसे बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। और इन अर्ध शक्ति बिंदुओं पे अगर धारा कैलकुलेट की जाए तो धारा मिलती है अधिकतम मान की 1/√2। क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस ए और बी बिंदु के लिए कैलकुलेट करूं कि ए और बी बिंदु के लिए क्या वैल्यू आएगी, तो जरा ध्यान दीजिए। अर्ध शक्ति बिंदु ए व बी के लिए क्या लिखा जाएगा कि यहां पे जो आरएमएस मान आएगा ए और बी बिंदु के लिए, जरा इस ग्राफ को अगर वापस से देखा जाए तो आरएमएस मान जो आ रहा है, ये पूरी लाइन आरएमएस की है। इस ए और बी बिंदु के लिए आई आरएमएस की वैल्यू किसके बराबर है? अपने अधिकतम मान की कितनी है? 1/√2। तो ए और बी बिंदु के लिए अगर आई आरएमएस लिखा जाए तो आई आरएमएस बेसिकली कितना आएगा? आई आरएमएस मैक्सिमम का 1/√2। अब हमें पता है ओम्स लॉ से आई को क्या लिख सकते हैं? V/R। लेकिन यहां पे बात LCR परिपथ की हो रही है तो R का काम Z करेगा, तो यहां पे लिखा जाएगा आई आरएमएस को VRMS डिवाइड बाय Z। और जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपने एक कंडीशन ली है, आई आरएमएस मैक्सिमम अधिकतम मान लिया है। और धारा का अधिकतम मान कहां पे होता है? जहां पे प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। और प्रतिबाधा न्यूनतम कहां पे होगी? तो वो अपन इससे पहले जो ग्राफ है इसके अंदर चर्चा कर चुके हैं। प्रतिबाधा न्यूनतम कहां होती है? जब Z का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो बस उसी बात को हम यहां पे नोट डाउन करेंगे कि जो अधिकतम धारा होगी, वोल्टेज तो VRMS ही रहेगा, लेकिन अधिकतम धारा जो मिलेगी वो कहां मिलेगी? Z का मान किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। ये मैंने ऐसे लिखा है, बेसिकली ये R है, ठीक है ना। Z का मान कितना होगा? R के बराबर, क्योंकि धारा भी तो वापस से ओम्स लॉ लगाना है, V/R करना है। लेकिन यहां पे धारा का अधिकतम मान लिया है आपने, तो धारा का अधिकतम मान कहां पे होगा? जब Z का मान किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। और यहां पे तो एक नॉर्मल सा IRMS का फॉर्मूला लगाया कि IRMS बेसिकली जनरल फॉर्मूला क्या होता है? VRMS/Z। क्लियर है बात? तो अब इसको Z की वैल्यू को हमने बेसिकली कितना लिखा है? R के बराबर लिखा है, तो ये लिखा गया R। ध्यान से देखा जाए तो VRMS से VRMS कैंसल आउट, तो Z यहां पे क्या लिखा जाएगा? √2 मल्टीप्लाई विद R। अब हमें पता है Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई विद R, यही होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसके रूट हटाया जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो यह बनेगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। ठीक, R² को उधर लेके जाइए तो देखिए क्या रिलेशन बनता है। XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, R² को उधर लेके चले जाओ तो 2R² माइनस R², तो ये बन जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू R²। जब दोनों तरफ से स्क्वायर हटाया जाए तो ये बेसिकली आपका आएगा XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस माइनस R, क्योंकि रूट हट रहा है तो प्लस माइनस R में आए। अब ये प्लस माइनस R को कैसे कैलकुलेट करें, या फिर कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, तो वो ग्राफ बताएगा। जरा ध्यान से समझिए, बिंदु ए की बात करूं मैं, बिंदु ए का मतलब मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं। ग्राफ बिंदु ए के बताइए, रेजोनेंस अनुनाद से बाद में है कि पहले? तो पता चल रहा है अनुनाद से पहले। और अनुनाद के पहले आपका एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है? एलसीआर सर्किट बिहेव करता है धारितीय प्रभुत्व की तरह, धारिता की तरह प्रभुत्व बिहेव करता है। तो बस उसी बात को अगर यहां पे लिखा जाए तो बिंदु ए पर XC बड़ा होगा XL से, XC की वैल्यू XL से क्या होगी? बड़ी होगी। और XC की वैल्यू जब XL से बड़ी होगी तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, नॉर्मल सी गणित है। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः XL माइनस XC जो आएगा वो माइनस का R आएगा। अब XL की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? बात बिंदु ए की हो रही है, तो बिंदु ए पे आवृत्ति कितनी है? ω1 है। तो यहां पे XL की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये होगा ω1L
माइनस 1/ω1c इज इक्वल टू माइनस आर। ये होगी समीकरण संख्या 1। ये बिंदु ए पे हमने लिखा है क्योंकि एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, एक्सी का मान होता है 1/ω_c और बात बिंदु ए की हो रही है, तो ए बिंदु के ऊपर जो आवृत्ति है वो ω1 मानी गई है। क्लियर है बात? तो यहां तक हमारे पास। अब बात करते हैं बिंदु बी की। तो अगर बिंदु बी की बात की जाए तो बिंदु बी के ऊपर बेसिकली क्या होगा, एक्सी छोटा हो जाएगा एक्सएल से, क्योंकि बिंदु बी जो है वो आपका अनुनाद के बाद में है। बिंदु बी जो है वो अनुनाद के बाद में, और अनुनाद के बाद में जो है वो प्रभुत्व किसका होता है, प्रेरणीय प्रभुत्व होता है। और प्रेरणीय प्रभुत्व के लिए एल बड़ा होगा सी से। तो एल जब बड़ा होगा सी से तो उस केस के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एक्सएल माइनस एक्सी जो आएगा वो प्लस आर आएगा। अब एक्सएल क्या लिखेंगे, ओमेगा 2L माइनस 1/ω2c इज इक्वल टू प्लस आर। ये इक्वेशन नंबर 2। ये 2 क्यों लिखा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि बिंदु बी की बात हो रही है और बिंदु बी पे जो आवृत्ति है वो ω2 है, तो ω2 हमने लिखा। ये समीकरण संख्या 2 हो गई। अब क्या करना है, अब जो है वो आप इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। ये समीकरण 1 है और दूसरी समीकरण जो हमने बनाई है उन दोनों को जोड़ दो। तो यहां पे लिखा गया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ω1L माइनस 1/ω1c प्लस ω2L माइनस 1/ω2c बराबर 0, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है और उस वाले समीकरण 1 में देखा जाए तो माइनस आर होता है, तो प्लस आर माइनस आर 0 हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो ये बेसिकली आपके पास में क्या आएगा, ओमेगा, अगर एल को मैं ले लूं कॉमन, जरा ध्यान दीजिए, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में एल को कॉमन ले लिया जाए तो ये आएगा ω1 प्लस ω2। यहां से माइनस 1/c को कॉमन ले लो इन दोनों से, ये जो 2 पॉइंट पड़े हैं हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इनमें से, तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, 1/c माइनस के साथ कॉमन ले लिया, 1/ω1 प्लस 1/ω2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, बनेगा L ω1 प्लस ω2 इज इक्वल टू 1/c 1/ω1 प्लस 1/ω2। आगे नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। अगर इसको आगे और सॉल्व किया जाए तो जरा ध्यान दीजिए, इसको लिखा जाएगा L ω1 प्लस ω2, ये तो है ही। इधर की ओर अगर एलसीएम लिया जाए तो 1/c, ये एलसीएम आएगा ω1 ω2, ω1 ω2 एलसीएम यहां पे आ जाएगा, ये उधर ये इधर, ω2 प्लस ω1। अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी टर्म क्या होगी, कैंसल आउट होगी, तो ये बन गया LC, इस C को मैं इधर ले गया, ये बन जाएगा 1/ω1 ω2। ये आ गई समीकरण संख्या 3। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। अब इस 3 का यूज करेंगे जब आगे हम डेरिवेशन को और आगे बढ़ाएंगे। और दूसरे वाले अब क्या करना है, तो दूसरे केस के अंदर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। जो समीकरण 2 बनी है हमारे पास, समीकरण 2 ये रही, इसमें से किसको माइनस कर दो, समीकरण 1 जो पिछली वाली स्लाइड में हमने देखी है, तो उसको घटा देंगे। तो देखिए क्या रिलेशन आएगा, ω2L माइनस ω2c माइनस, अब किसको करना है, इस समीकरण को माइनस करना है, तो ये तो आएगा माइनस में और ये आ जाएगा प्लस में, तो ये लिखा गया माइनस का ω1L प्लस 1/ω2c इक्वल टू 2R। ठीक है ना, इक्वल टू क्या आएगा 2R। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को माइनस किया तो ये बनेगा ω2L माइनस 1/ω2c माइनस ω1L प्लस 1/ω1c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R। ठीक है ना, ये हमने पिछली स्लाइड को देखे तो उससे हमको ये रिजल्ट अपने को मिलता है। अब अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसमें से L कॉमन ले लूं, इन दोनों में से
इन दोनों में से L को कॉमन ले लिया जाए तो L कॉमन आते ही ये बेसिकली बन जाएगा ω2 माइनस ω1, यही बना। और इसमें से अगर मैं माइनस का 1/c कॉमन ले लूं, ठीक है ना, इन दोनों की बात हो रही है यहां पे, इसकी और इसकी। तो अगर इन दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए तो वो भी माइनस का 1/c कॉमन लिया तो ये बनेगा माइनस का 1/c, तो ω2 और ये माइनस कॉमन आ गया तो ये ω1 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यही बना। अब बस आगे एलसीएम लेना है, ω2 माइनस ω1 माइनस 1/c, एलसीएम लिया जाए ω2 ω1, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो ω1 माइनस ω2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। अगर मान लीजिए मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो माइनस अंदर जाते ही ये संख्या प्लस हो जाएगी, तो ये L ω2 माइनस ω1 प्लस 1/c, ये माइनस को अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ω2 माइनस ω1, चिन्ह बदल गए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन जाएगा ω2 ω1 इज इक्वल टू 2r। नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, ω2 माइनस ω1 दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए। तो ω2 माइनस ω1 को ले लिया हमने कॉमन, तो ये बन गया L प्लस 1/c और ये बनेगा ω1 ω2 इज इक्वल टू 2r, यही बन गया हमारे पास ω1। इस पूरी टर्म को, इसको और इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन ले लेंगे ये L, ये 1/c और नीचे पड़ी हुई संख्या और ये एज इट इज। क्लियर है बात। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/ω1 ω2 की वैल्यू तो समीकरण 3 से जरा ध्यान से देखिए, 1/ω1 ω2 की वैल्यू तो LC है, तो बस इसी वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, ये लिखा जाएगा ω2 माइनस ω1 और क्या रिजल्ट आया था जरा देखें तो L प्लस 1/c और 1/ω1 ω2 जिसकी वैल्यू हम समीकरण 3 से पुट करेंगे, तो समीकरण 3 से बेसिकली कितनी है, LC है, तो LC ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। ठीक, ध्यान से देखा जाए तो C से C कैंसल आउट हो गया, ω2 माइनस ω1, ये L प्लस L 2L हो गया इज इक्वल टू 2r। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट, तो ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू r डिवाइड बाय L। और ω2 माइनस ω1 ही हमारी क्या होती है, बैंड चौड़ाई होती है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, बैंड चौड़ाई। तो ω2 माइनस ω1 इसी को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, जिसको हम नाम दे दिया बैंड चौड़ाई। इसी के बीच में आपकी वो आवृत्ति आएगी जो आपका रेडियो या टेलीविजन की जो आवृत्ति है वो इसके बीच में काम करेगी। तो अगर ω2 माइनस ω1 को डेल्टा ओमेगा लिखा जाए तो ये आ जाएगा r/L। तो ये डेरिवेशन काफी बड़ा डेरिवेशन तो जरूर है, लेकिन नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत सही से समझोगे तो कहीं कोई समस्या इसके अंदर नहीं आती। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें इस वीडियो लेक्चर की आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बैंड चौड़ाई के बारे में देखा कि बैंड चौड़ाई क्या होती है, रेडियो कैसे काम करता है, उसके पास सारी एंटीना के पास सारी आवृत्ति आती है, लेकिन अपने को वही सुनाई देती है जो बेसिकली आपकी जो अनुनाद के साथ में मिलती है, वही आवृत्ति आपको सुनाई देती है। ठीक, तो ये सारी बातें हमने अनुनाद के बारे में की और ये बैंड चौड़ाई की वैल्यू हमने डेराइव की। ठीक, तो आगे नेक्स्ट अगर वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, गुणवत्ता गुणांक जिसको बोलते हैं, और वो गुणवत्ता गुणांक कैसे एक LCR सर्किट को प्रभावित करता है, गुणवत्ता गुणांक कितना होना चाहिए एक LCR सर्किट का, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में शक्ति के बारे में बात करेंगे कि एनर्जी LCR परिपथ के अंदर या प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति का व्यय जो होता है वो कितना होता है। क्लियर है बात। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के वीडियो लेक्चर में इसके आगे की बात की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।